हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यूजी। आप लोग यहाँ पे इम्यूनिटी पढ़ने आए हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इम्यूनिटी की। सो आपकी बॉडी हर टाइम, आपको पता नहीं चलता है, हर टाइम इट इज़ अंडर अटैक। आपके ऊपर दुश्मनों का हमला हो रखा है हर टाइम। आपकी पूरी बॉडी कवर्ड है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, फंजाई के स्पोर्स से, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से जो तुम्हारी बॉडी में घुसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा हुआ है। तुम उनके लिए, जैसे तुम्हें पकोड़े देख के मुंह में पानी आता है ना, वैसे उनको तुम्हें देख के मुंह में पानी आता है कि वाह क्या मोटा ताजा इंडिविजुअल है, बस इसके अंदर घुसने का मौका मिल जाए तो मैं क्या करूं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा कर लूँ। बहुत सारे बैक्टीरिया वेट कर रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी में घुस के बहुत सारे बैक्टीरिया और बच्चे पैदा करेंगे। बहुत सारे वायरस वेट कर रहे हैं कि बेटा एक बार अंदर बॉडी में घुस जाने दे, नए वायरस प्रोड्यूस कर लूंगा यार मैं तेरे अंदर घुस के। ठीक है। सो आपको होस्ट बनाने के लिए और आपके ऊपर अटैक करने के लिए एवरीबडी इज रेडी। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना खजाना हम लेके घूम रहे हैं तो हमारी भी अपनी एक आर्मी होनी चाहिए इन गुंडों से बचने के लिए। ठीक है। तो हमारी आर्मी का नाम होता है इम्यून सिस्टम। हमारी आर्मी इन गुंडों से हमें बचा के रखती है और एक्चुअली जो हम जिंदा हैं अपनी आर्मी की वजह से। सो आज उस आर्मी का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। इम्यून सिस्टम में कितने सोल्जर्स होते हैं, कैसे अलग अलग बाण त्रिशूल पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं। सो विल लर्न अबाउट दैट। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, आप अपनी बायोलॉजी को हद से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको ऐसे फील होना चाहिए, देखो बायोलॉजी नीट का 50% सिलेबस है। तो यदि तुम ऐसे फील करना चाहते हो कि यार 50% तो ऐसे हो गया कि यार मैम सब कुछ आता है, क्या करूँ, सब कुछ आता है, सब कुछ लर्न है मुझे, तो ये समय के साथ बिल्ड होता है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, एकदम से नहीं आता है। ठीक है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ उसके साथ। एक मिनट, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी मूव कर गई है, रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा बेटर बट नॉट सो गुड। चलो इट्स ओके। सो मुझे समय दो अपनी बायोलॉजी बिल्ड करने के लिए। एकदम से तुम्हारा ऐसे इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हें लगेगा मैम बायोलॉजी में सब, शुरू में लगता है कि बायोलॉजी समझ में नहीं आती, बाद में बायोलॉजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बनने लग जाता है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा, मुझसे बातें करनी पड़ेंगी, बायोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के बेस्ट 50 फैकल्टीज़, 50 से भी ज़्यादा फैकल्टीज़ आपको नीट की एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक होंगी। सो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं। रोज़ मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ। ठीक है। देन मैं आपके डाउट्स सुनती हूँ कि आपको क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं उन डाउट्स का निवारण करती हूँ। फिर आपको अलग से भी डाउट क्लास देती हूँ जिसमें आपने क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस कर लिए हैं और अब आपको डाउट आ रहे हैं, तो फिर वो डाउट कौन लेगा, वो मैं ही लूँगी। एनसीईआरटी में से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। देन मैं आपको वहाँ पे क्विजेस बना के देती हूँ, मैं देखने के लिए कि आपने कितना सीख लिया है। देन वहाँ पे एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है। जिसमें पूरे इंडिया में जितने भी बच्चा, लाखों बच्चा अनअकैडमी पे इस वक्त है, तो उनके कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 720 मार्क्स की टेस्ट सीरीज चलती है हर संडे। सो ये सभी चीज़ें पाने के लिए सर, देन हमारे पास टॉप फैकल्टीज़ हैं फिजिक्स के, जैसे प्रतीक सर हो गए, डीसी पांडे सर हो गए। टॉप फैकल्टीज़ हैं केमिस्ट्री के। इसी तरीके से इन सभी से पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो तो, नहीं तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो, पर यूट्यूब पे उस हिसाब से आप समझ जाओ। वहाँ पे आप जिम क्यों जाते हो बॉडी बनाने के लिए, आप घर में क्यों नहीं बना लेते, वही फ़र्क है यूट्यूब और प्लस पे। आप जिम जाते हो प्लस पे। ठीक है ना। आप पूरा तैयारी से, प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो। सो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप टॉप की ऐप है। वहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। बहुत इजी है, सामने सामने दिखता जाएगा, नीट यूजी कैटेगरी आएगी, उस पर क्लिक कर देना, अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी। फिर उसके बाद आपको समय पूछेगा कितने समय का। अब तो और भी बहुत फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो बहुत पुराना फॉर्मेट मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आपको 1 साल पढ़ना है तो 30,000 रुपीज़ है, 2 साल पढ़ना है तो 36,000 रुपीज़ है। इसको कम करने के लिए मैं आपको तरीका दे रही हूँ। वहाँ पे ना नीचे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, एंटर रेफरल कोड, तो ये कोड डाल देना आपने, ऋतु RITU, और वहाँ पे साइड में अप्लाई करके लिखा आएगा, कोड के साथ में अप्लाई करके लिखा होगा। अप्लाई को दबा देना, ऐसे पटाखा सा फूटेगा, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन इट इज़ 10% ऑफ, तो आपकी फ़ीस 10% ऑफ हो जाएगी।
तो अभी आप 1 साल तक पढ़ सकते हैं सिर्फ 27,000 रुपये में, और 2 साल तक आप पढ़ सकते हैं 32,000 रुपये में, ठीक है। और अब तो बहुत प्लान्स आ गए अनअकैडमी पे, आप EMI से भर सकते हैं, आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। हर बैंक का ATM तो EMI दे रहा है, आप 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में पेमेंट कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप जाके देखेंगे तो। आप कोड नहीं भूलेंगे RITU डालना, ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके और आप मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो सके। चलिए, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख लेती हूँ जो मैंने अभी बताई, कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब हम, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस। सही है। अब एक टर्म आया पैथोजन, ठीक है। पैथोजन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें बीमारी कॉज करता है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज, या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉजिंग डिजीज इज कॉल्ड अ पैथोजन। अब देखो यार, इम्यूनिटी बहुत प्रकार की है, तुम लोग मतलब सोचते, अगर ध्यान से सोचो इस बात को, तो मेरी स्किन ना मरे हुए सेल्स से बनी हुई है, जो ऊपर वाली लेयर है मेरी स्किन की, ये डेड सेल्स से बनी हुई है। सो ये डेड सेल्स एक मोटी सी केराटिनाइज्ड लेयर है स्किन के ऊपर ना, स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है। अब यहाँ पे तुम सीवेज उठा उठा के एक दूसरे को मारो, ठीक है, गाय की पॉटी उठा उठा के एक दूसरे को फेंक के मारो, तो क्या तुम, जब तक तुम्हारी स्किन टूटी हुई नहीं है, क्या उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं तुम्हारी बॉडी में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। हमारी स्किन प्रिटी मच इम्परवियस है किसी भी बैक्टीरिया से, जब तक कि आपकी स्किन कटी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, ब्रोकन ना हो, चोट ना लगी हुई हो। तो ये भी हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, ये भी तो हमें इन्फेक्शन से बचा रहा है ना। देन मान लो तुमने खाना खाया, तुम्हें बड़ा गोलगप्पे चाट पकौड़े खाने का बहुत शौक है, उस गोलगप्पे पे यार मक्खियाँ लग रही हैं, मक्खियाँ वहाँ से एंटमीबा हिस्टोलिटिका डाल रही हैं तुम्हारे गोलगप्पों के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बीमार हो जाओगे? या कोई और माइक्रोब डाल रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली तुम बीमार नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक में एसिड है, HCl है, तो वो उन माइक्रोब्स को जला देगा। सो मोर ऑफन देन नॉट आपकी इम्यूनिटी आपको बचा लेती है, नहीं तो आप हमेशा ही बीमार पड़े रहते बेटा। तो इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ केमिकल्स और सेल्स हैं, मतलब सेल्स है सिर्फ, और भी बहुत कुछ है। स्किन में भी इम्यूनिटी, स्किन भी इम्यूनिटी का पार्ट है, वो HCl भी इम्यूनिटी का पार्ट है। सो इम्यूनिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, इम्यूनिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहले NCERT की कैटेगरीज नहीं, अपने को याद रखनी है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक और जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी जन्म से आपके साथ है, सिंस बर्थ आपके साथ है, नॉन स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है, सुनो मैं समझा दूं। आपके कुछ बॉडी में चीजें आपको बर्थ के साथ, जब आप पैदा हुए थे वैसे की वैसे, जैसे स्किन है, अब स्किन तो बाद में नहीं डेवलप हुई ना, स्किन के साथ तो आप पैदा हुए थे ना, तो स्किन आपकी एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट हो गया, मतलब बर्थ से ही आपके पास है। और स्किन नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा तो नहीं है कि स्किन अगर वायरस से बचाएगी तो अलग ड्रामा करेगी, बैक्टीरिया से बचाएगी तो अलग ड्रामा करेगी, अलग प्रकार का कुंफू करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। स्किन तो स्किन है भाई, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, किसी को नहीं घुसने देगी वो अंदर। सो नॉन स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो कि बर्थ से प्रेजेंट हैं, और बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सबको एक तरीके से ही ट्रीट करती हैं, अलग अलग नहीं ट्रीटमेंट है, उनको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है बेटा जी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है डेवलप्स ऑन एक्सपोजर टू पैथोजन। देखो, मान लो तुम्हें चिकन पॉक्स का वायरस घुस गया तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें चिकन पॉक्स हो जाएगा, तो तुम अपने आप को चिकन पॉक्स से नहीं बचा पाए, लेकिन अगली बार जब चिकन पॉक्स का वायरस घुसेगा तो तुम बचा लोगे। ऐसा बोलते हैं ना, एक बार जिसको चिकन पॉक्स हो जाए फिर उसको चिकन पॉक्स
नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा अब हमारा सामना हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। जब आप पैथोजन के सामने आ जाओगे तो पैथोजन आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करेगा, आपकी बॉडी प्रिपेयर होएगी उस पैथोजन से अटैक मारने के लिए, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो बाद में डेवलप होती है पैथोजन के आने से। ठीक है, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी स्पेसिफिक। मतलब बैक्टीरिया के लिए अलग प्रकार का वेपन, वायरस के लिए अलग प्रकार का कुंफू, समझ रहे हो? सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस को इनकाउंटर करते हैं। एक्वायर्ड नाम से पता चल रहा है, यू एक्वायर इट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। इनेट which is already present, you don't have to do anything for that, right? पहले तुम innate immunity के बारे में सीख लो, फिर मैं तुम्हें acquired immunity की स्टोरी सुनाऊंगी। बड़ी मस्त स्टोरी है, इट्स लाइक फाइटिंग, पूरा कुरुक्षेत्र का जंग, महाभारत की जंग होगी बॉडी में अभी। लेट्स सी, innate immunity के कुछ बैरियर्स हैं बेटा। innate immunity के 4 बैरियर्स हैं आपकी बॉडी में। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, एंड चौथा साइटोकाइन बैरियर। ये याद करने अपने को, नीट के पर्सपेक्टिव से अपने को याद रखने हैं। पीपीसीसी से याद कर सकते हो, तो पीपीसीसी से याद कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, बैक्टीरिया को सबसे पहले घुसने में दिक्कत कहाँ पे होगी? अब आप फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर घुसने में कैसे दिक्कत होगी? फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया घुसना चाहता है, सबसे पहले तो उसका स्किन से इनकाउंटर हो गया, स्किन ने नहीं घुसना दिया। तो एक तो आपका फिजिकली, जो आपको दीवार की तरह रोक दे, वो फिजिकल बैरियर है। मान लो आप किसी घर में घुसना चाहते हो, मेरी बात सुनो, मान लो आप किसी घर में घुसना चाहते हो, ये घर आपकी बॉडी है, तो घर में रुकने से अगर आपको कोई फिजिकली रोक दे, मान लो इसके अराउंड एक दीवार है, ये दीवार फिजिकल बैरियर है ना, इस दीवार में कोई करंट तो नहीं दौड़ रहा ना, इस दीवार में कोई केमिकल तो नहीं लगा ना, ये दीवार सिंपली एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है जी? सो दिस इज अ फिजिकल बैरियर, फिजिकली रोक रही है आपको अंदर आने से, नहीं जाना। तो स्किन इज अ फिजिकल बैरियर। देन और सोचो, मान लो कोई तुम्हारे मुंह में घुस जाए, मान लो कोई तुम्हारे मुंह में घुस जाए, बैक्टीरिया वगैरह घुस जाए, बोलो यार स्किन से तो जाने का, चलो स्किन से बच गए, स्किन के बजाय यहाँ से घुस जाता हूँ, ये रहा तुम्हारा वायरस या बैक्टीरिया, ये घुस हैं बच गया। लेकिन बेटा पूरे तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेल होता है जिसे गॉबलेट सेल कहते हैं, और गॉबलेट सेल यहाँ पे म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। मोर ऑफन देन नॉट तुम्हारा बैक्टीरिया इस म्यूकस में फंस जाएगा, म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा। सो स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। आपकी बॉडी में जो भी फिजिकली रोके बैक्टीरिया को और वायरस को अंदर घुसने से, वो फिजिकल बैरियर है। कोई केमिकल नहीं छिड़कना हमने, कोई सेलुलर अटैक नहीं मारना, फिजिकली रोकना है। तो फिजिकली 2 है, कौन कौन से? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देन आ जाओ फिजियोलॉजिकल बैरियर में, नाम से पता चल रहा है फिजियोलॉजिकल फिजिकल से तो अलग है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाओ बेटा, जितने भी केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और वो सबके लिए सिमिलर केमिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक बैक्टीरिया के लिए अलग केमिकल, किसी और बैक्टीरिया के लिए अलग केमिकल, नहीं। बॉडी में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी आएगा HCl में आके मर जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तुम्हारे सलाइवा में, तुम्हारी आईज में एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम, ठीक है। अब तुम्हारी आई में बैक्टीरिया घुस गया तो हमेशा तो तुम्हें आई इन्फेक्शन नहीं हुआ रहता, बैक्टीरिया तो हमेशा ही घूम रहे हैं, क्योंकि लाइजोजाइम जो हमारे टीयर्स में है वो बैक्टीरिया को मारता रहता है। सिमिलरली आपके सलाइवा में लाइजोजाइम है, वो आप कुछ खाते हो तो उसको मारता रहता है। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में केमिकल्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल
HCl in stomach, lysozyme in tears and saliva. समझ में आया? फिजियोलॉजिकल बैरियर में सारे केमिकल्स आएंगे। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में डिफरेंस समझ में आ गया? फिजिकल है जो स्किन रोकती है, फिजियोलॉजिकल है कि मान लो स्किन से नहीं गया, मैं तो यहाँ से अंदर जाना चाहता हूँ, मुंह से और नाक से अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो आपको नाक से तो चलो म्यूकस रोकेगा, फिजिकल है वो भी। सलाइवा में फिजियोलॉजिकल है, केमिकल है, एंजाइम है, लाइसोजाइम। आई में फिजियोलॉजिकल। क्लियर हो गया? 2 बैरियर आपको समझ में आ गए। अब सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? सेलुलर बैरियर्स, आओ इधर, स्टोरी सुनाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देख लो, सेलुलर बैरियर्स में आता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, NK सेल्स, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर में आता है इंटरफेरोन्स। ये धीरे धीरे समझाऊंगी क्या होता है, धीरे धीरे समझाऊंगी क्या होता है, पर इनको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ पहले, ठीक है? सुनाओ, हाँ सुनते। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले सीख लेते हैं। एंटीबॉडीज की, एंटीजेंस की थोड़ी बातें कर लेते हैं। कोई भी सेल है दुनिया में मेरे बच्चों, सेल तो कोई भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया का भी सेल हो सकता है ना? एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, एक ह्यूमन सेल भी हो सकता है। तो मेरे बच्चों, इस दुनिया में जितने भी सेल्स हैं ना, जितने भी सेल्स हैं, उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, which are mostly proteinaceous, mostly proteinaceous। वैसे ही बैक्टीरिया के भी कुछ एंटीजन होंगे, ये बैक्टीरियल एंटीजन है। तो बेटा ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये नेम प्लेट की तरह होते हैं, नेम प्लेट। जैसे किसी इंसान का नाम आपको कैसे पता चलता है? उसकी नेम प्लेट पे देख के करता है। आप कोई चौकीदार खड़ा है तो उसका नाम क्या है? हरे प्रसाद है, तो भैया उसकी नेम प्लेट पे लिखा है ना कि हरे प्रसाद। वैसे ही ह्यूमन सेल की ये नेम प्लेट है। मान लो ये मेरा सेल है, ये ऋतु रत्तेवाल का सेल है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस पे ऋतु रत्तेवाल के एंटीजेंस हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया का सेल है, मान लो ये बैसिलस एंथ्रासिस है, बैसिलस एंथ्रासिस नाम का बैक्टीरिया है। ये हमें कैसे पता चलेगा ये बैसिलस एंथ्रासिस का सेल है? क्योंकि इस पे बैसिलस एंथ्रासिस के एंटीजन पड़े हुए हैं। समझ में आ रहे हो? तो मेरी बॉडी में सारे सेल्स के ऊपर मेरे एंटीजेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, वो अच्छा वो जाता है, कौन सा सेल है, ये नेम प्लेट देखता है, अच्छा ऋतु रत्तेवाल के सेल हो, जा मुन्ना चले जाए। लेकिन अगर एक बैक्टीरियल सेल मेरी बॉडी में घुस जाए तो कहेगा दिखाओ दिखाओ अपनी नेम प्लेट दिखाओ, बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रेक्स करने आए हो, उसी टाइम उसको खा जाएगा। सो मेरा इम्यून सिस्टम कैसे पहचान पाता है कि कोई बाहर का सेल आया है, मेरा सेल आया है? तो वो फर्क है, ठीक है, एंटीजन का फर्क। अब नॉर्मल सेल्स पे जो एंटीजन होते हैं, ह्यूमन सेल्स पे, इनका नाम होता है MHC1 एंटीजेंस, MHC1 एंटीजेंस। जैसे मेरे MHC1 तुम्हारे MHC1 से अलग होंगे, हर बंदे के अपने MHC1 एंटीजन होते हैं। तभी तुम्हारी बॉडी में अगर मेरे सेल्स डाल दिए जाएंगे ना, आरबीसी की बात मत करो, आरबीसी के पास MHC1 नहीं होता, कोई और सेल, मान लो मेरे यहाँ से स्किन सेल तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी जाए, तो तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको फौरन समझेगा, क्योंकि मेरा MHC1 तुम्हारे MHC1 से डिफरेंट है। MHC1 का फुल फॉर्म क्या है? मेजर हिस्टो compatibility complex, समझे हो?
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। MHC1 नॉर्मल सेल्स के ऊपर MHC1 होता है, MHC2 भी कुछ होता है, वो मैं तुम लोगों को धीरे धीरे सिखाऊंगी। ये वाली बात समझ गए, ठीक है। अब मान लो किसी की बॉडी में बैक्टीरिया घुस जाए, मान लो किसी की उंगली कट जाए थोड़ी सी, ठीक है, कुछ कर रहे थे बड़े, उससे आजकल तो लॉकडाउन में बड़ा शौक भी चढ़ा हुआ है लोगों को खाना बनाने का, कुछ खाना खूना बना रहे थे, लो जी उंगली कट जाए तुम्हारी, या चल रहे थे पिन घुस जाए पैर में, तो तुम्हारा पहला बैरियर ब्रीच हो गया। कौन सा बैरियर ब्रीच हो गया? इनेट इम्यूनिटी का फिजिकल बैरियर ब्रीच हो गया। देखो इधर आओ पीछे, क्या बोले थे हम, इधर देख, देर आर 4 बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर जिसमें हम पढ़ते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सो अगर कोई हमारा हाथ हूथ कट जाए तो स्किन ब्रीच होता है, फिजिकल बैरियर ब्रीच हो गया, और सीधा ये पहुंच गया ब्लड में, फिजियोलॉजिकल बैरियर के पास गया ही नहीं। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या बताया था मैंने, जैसे HCl हो गया स्टमक में, लाइजोजाइम हो गया ईयर्स में, सलाइवा में, चलो मान लो इनके पास गया ही नहीं, सीधा ब्लड में चला गया। तो अब देखते हैं क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में कैसे लड़ाई मचती है। मान लो तुम्हारा यहाँ से कुछ स्किन थी वो कट गई, स्किन कट गई, और तुम्हारा बैक्टीरिया पहुंच गया ब्लड वेसल में। लाओ ये ब्लड वेसल बना दे, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ही खुश, अरे वाह मजे आ गए, और बैक्टीरिया ने तुम्हारा रिसोर्स लेके, तुम्हारे ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट जा रहा है, बैक्टीरिया ने यहाँ पे धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया ने बहुत सारा बैक्टीरिया बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने बड़े, बैक्टीरिया थोड़ा छोटा है, पर ये मानता नहीं है ना, ये यहाँ से कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करना शुरू करता है जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। सो बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो तो चलो ग्रो करता ही है, हमको बीमार करने की कोशिश करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। और ये हमारे खुद के सेल हैं, ह्यूमन सेल हैं, देखो बेचारों की क्या हालत हो रखी है डर के मारे, ये हमारे प्यारे प्यारे ह्यूमन सेल हैं, इनको लग रहा है ये तो हमारे अंदर भी घुस सकते हैं, ठीक है। दीज आर ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स जिनके ऊपर कौन सा एंटीजन है, MHC1 एंटीजन, ये MHC1 है, ये MHC1 है, ठीक है। अभी बैक्टीरिया ऐसे ही नहीं बढ़ते रहेंगे, हमारी बॉडी की इम्यून फोर्स एक्टिविटी में आएगी। हमारे ब्लड में बहुत सारा WBC घूमता रहता है, आपको पता होना चाहिए, WBC इज द मेन इम्यूनिटी डेवलपर। मेन जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आती है वो WBC से आती है। अब WBC की क्लासिफिकेशन अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं याद करा देती हूँ। WBC की क्लासिफिकेशन याद है? WBC इज बेसिकली पहले 2 प्रकार का होता है, ए ग्रैनुलोसाइट, याद करो, जो बच्चा अपनी 9वीं 10वीं में नहीं पढ़ के आया है, ग्रैनुलोसाइट, या अभी तक जिसने मेरी कोई वीडियो नहीं लगाई है उनके लिए बता रही हूँ। क्यों जी? जिसके पास साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रैनुलोसाइट, जिसके पास नहीं होते ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और कौन सा होता है तीसरा, जल्दी बोलो, न्यूट्रोफिल। ये 3 प्रकार के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, ये तगड़े खतरनाक होते हैं, छोटे छोटे से हैं, प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है, लेकिन ये तगड़े खतरनाक किलर्स होते हैं। दे आर समथिंग कॉल्ड फैगोसाइट्स। फैगो मतलब खाना, साइट मतलब सेल, सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है। ये इनको कोई भी ऐसा सेल मिलेगा ना जिसके ऊपर एंटीजन ह्यूमन एंटीजन से अलग है, मेरे एंटीजन से अलग एंटीजन है, तो ये इसको खाने की कोशिश करेंगे ब्लड के अंदर। मोनोसाइट्स ऑल्सो, मोनोसाइट तो शरीफ होते हैं, लेकिन मोनोसाइट से जो डेवलप होते हैं दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस।
मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब बड़े, फेजेस मतलब खाने वाले, ये न्यूट्रोफिल से भी बड़े फैगोसाइट्स होते हैं। एंड ये दोनों ही नॉन स्पेसिफिक हैं, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये ब्लड में घूमते रहते हैं गश्त लगाते हुए, ठीक है, कब कोई मिल जाए दूसरे एंटीजन वाला तो खा खू के खत्म कर दे, यहीं पे माँ कसम, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। अब जब इनको बैक्टीरिया दिखेगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को, बेटा सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। न्यूट्रोफिल्स छोटे होते हैं ना, तो बड़ी इजीली पहुंच जाते हैं। ये लो तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स पहुंच गए, और न्यूट्रोफिल्स को गुस्सा आया और न्यूट्रोफिल्स ने बैक्टीरिया को खाना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये लिख दो न्यूट्रोफिल, खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भैया फैगोसाइट हैं, खाएंगे तो है ही। अब न्यूट्रोफिल्स की क्या बात होती है यार, इनमें ना ज़्यादा जान नहीं होती और बेचारे सबसे पहले पहुंच भी सबसे पहले जाते हैं। ये इनफैक्ट दे आर सबसे मोस्ट अबंडेंट WBC होते हैं आपकी बॉडी में, दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBCs इन योर बॉडी, ठीक है। यार सबसे पहले पहुंचेंगे भी ये और सबसे ज़्यादा मरेंगे भी ये, क्योंकि इतने जान नहीं होती इनमें। तो बेटा इनकी डेड बॉडीज आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलती है ये, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना, इनके ऊपर अटैक करेंगे, इनके ऊपर केमिकल्स छोड़ेंगे। मतलब महाभारत का युद्ध हो रहा है यहाँ पे पूरा, बैक्टीरिया से कर रहा है ओम रीम क्रीम चामुंडा रिक्षाई नमः, और न्यूट्रोफिल तो सीधा खाई जाता है, क्या हड़ा चामुंडा रिक्षाई मैं तेरे को खाई जाऊंगा, वो खाई जाता है उसको पकड़ के। न्यूट्रोफिल भी मर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया भी मर रहे हैं। और आपको जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसके बाद एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है वहाँ से, कोई पिंपल हो जाए, पिंपल भी इन्फेक्शन है, कोई चोट लग जाए, पस निकलती है, पस कुछ नहीं है बेटा, न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी है। आप इनकी छोटी छोटी डेड बॉडीज से मिला के वो पस बन जाती है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स अकेले नहीं है, अभी इनके पास वो बड़े वाले भी आ रहे हैं खाने के लिए। कौन से कलर से बनाया जाए? मैक्रोफेजेस। यस, मैक्रोफेजेस आर मच बिगर एंड वो कई बैक्टीरिया को एक साथ ही खा सकते हैं, कई बैक्टीरिया को एक ही साथ खा जाएंगे, ठीक है। मैक्रोफेजेस ऑल्सो स्टार्ट टू इंजेस्ट। अब लड़ाई मची हुई है, कौन मारेगा? मैक्रोफेजेस इतने आसानी से मरते नहीं है, लेकिन नुकसान तो इनका भी होता है। बैक्टीरिया इनके ऊपर भी ओम रीम क्रीम चामुंडा फेंक रहा है, पूरा केमिकल फेंक रहा है, उधर से मैक्रोफेज खा रहा है उसको, मतलब ऐसे भयंकर लड़ाई चली रही, भयंकर मस्त लड़ाई चली रही, ठीक है। अब देखो ये नॉन स्पेसिफिक है ये दोनों सेल्स, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई और बैक्टीरिया आता तो ये कुछ और करते हैं, तो भी सेम करते हैं, वायरस आता तो भी ये सेम करते हैं। ये पार्ट है सेलुलर बैरियर का, दे आर पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर, जहाँ पे सेल्स अटैक करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को। एंड इसमें आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और NK सेल्स, ठीक है जी। ये हमारा आता है सेलुलर बैरियर में। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स आता है, ये फिर कभी समझाऊंगी, क्योंकि साइटोकाइन अभी इमीडिएटली इसकी बात नहीं हो रही, इंटरफेरॉन्स को अलग से समझा दूंगी। पर तुम इनेट इम्यूनिटी समझ गए हो, बोलो तो मुझे, इनेट इम्यूनिटी समझे हो? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे चलूं? बोलो जी, सब कुछ समझ में आया यहाँ तक अभी तक? बोलो बोलो बोलो। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ यार, थोड़ा सा ना गलत हो रहा है। एक मिनट, तुम लोगों का तो पूरा स्क्रीन हिल गया होगा ना। रुको बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ला इसे अभी ठीक कर ही दे, नहीं तो ये परेशान ही करता रहेगा। अभी ठीक है, बट चलो काम चल जाएगा हमारा।
हाँ जी, हाँ जी, साइटोकाइन समझाऊंगी बेटा, साइटोकाइन समझाऊंगी, बिल्कुल समझाऊंगी, बिल्कुल समझाऊंगी। देखिए चलिए पहले थोड़ा सा और स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं। अब क्या है, ज़्यादातर बैटल्स यहीं पे ही जीत लिए जाते हैं, ज़्यादातर बैटल्स यहीं पे ही जीत लिए जाते हैं। जनरली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इनको खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रो कर देता है कि ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स इसको रोक नहीं पा रहे, बैक्टीरिया की विजय होने लग जाती है, बैक्टीरिया अपना नंबर ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। तो गलत है यार, ये तो हमें मार देंगे, लेकिन इतनी जल्दी हम भी मरने वाले नहीं हैं। अब एक स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, जैसे नेवी सील्स होते हैं ना अमेरिका में, वैसे स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाएगा जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ने से पहले तुम ये देखो बैक्टीरिया की करतूत यहाँ पे क्या क्या हो रही है। बैक्टीरिया कभी कभी यहाँ से बाहर निकल जाता है और मासूम ह्यूमन सेल्स के बीच में घुस जाता है, मासूम ह्यूमन सेल्स के अंदर घुस जाता है, क्योंकि ह्यूमन सेल्स के पास भी तो बहुत सारा न्यूट्रिशन है ना। सो ये अब क्या हो गए, इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स हो गए, इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, मैक्रोफेज हार गया, न्यूट्रोफिल हार गया, सेल्स में बैक्टीरिया जाना शुरू हो गया। अब तो बेटा किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो अब रोल आएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये स्पेशल लोग हैं भैया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है टी और बी लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट एक प्रकार का भी हमने पढ़ा था, WBC होता है। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तुम दो प्रकार की आगे जाके पढ़ोगे, वन इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि तुम्हें समझ में आएगा, चिंता मत करो। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहीं नोट कर लेंगे कॉपी में, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है जी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी आएगी आपकी बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगी तुम्हारी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। अब कैसे, अब ये तुम सीखोगे धीरे धीरे कैसे, ठीक है। तो बेटा होता कुछ ये, देखो बी और टी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड नाम के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी, उसमें पड़ रहते हैं, और ये कुछ नहीं कहते जब तक कि इनकी जरूरत ना पड़े। पर अब इनकी जरूरत पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हम हार रहे हैं यार, यहाँ पे लड़ाई हार रहे हैं। तो होता क्या है, मैक्रोफेज इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि भैया बचा लो, मर जाएंगे, ऐसे केमिकल छोड़ देता है, बचा लो नहीं तो बेटा ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा मर जाएगा। तो ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम यहाँ पे एंट्री मारता है। कौन मारता है, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एक सेल आता है, इसके बुलाने से एक सेल आता है जो कि ऐसे स्टार शेप का होता है, और इसकी जो बाजुएं सी हैं, जैसे न्यूरॉन्स के पास डेंड्राइट्स होते हैं ना, वैसे डेंड्राइट्स जैसी इसकी बाजुएं दिख रही है ना, इसलिए इसका नाम होता है डेंड्रिटिक सेल। इसका नाम होता है डेंड्रिटिक सेल, और इसको ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये कहता है क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाया है, बताओ। ये तो कुछ डरा हुआ सा लग रहा है, ये डरा हुआ तो है भी नहीं, ये तो तगड़ा ही बॉस है, तो भैया बताओ क्या हुआ है, ठीक है। तो मैक्रोफेज कहता है हमें ये बैक्टीरिया आया था, इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारा ना बहुत बुरा हाल हो गया, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो ये कहता है लाओ कहाँ है ये बैक्टीरिया। ये 2-4 बैक्टीरिया को पकड़ता है, तुम तरह बैक्टीरिया को पकड़ता है और खा जाता है, बैक्टीरिया को पकड़ता है और खा जाता है। और फिर क्या करता है, बैक्टीरिया को तोड़ के उसके पार्ट्स को अपने ऊपर सजा लेता है, बैक्टीरिया को तोड़ के उसके पार्ट्स को अपने ऊपर ऐसे सजा लेता है। तो ये क्या कर रहा है भैया, ये क्या वायलेंस मचा रहा है। ये बेटा बैक्टीरिया को डराने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये लो मैंने बैक्टीरिया को तोड़ के अपने सर पे उसकी, जैसे राक्षस लोग सजा लेते हैं ना, लोगों की उंगलियां काट के मालाएं बना लेते हैं, वैसे नहीं कर रहा है। इसका एक बहुत स्पेसिफिक पर्पज है। दिस सेल बिलोंग्स टू अनदर क्लास ऑफ ह्यूमन सेल्स।
इम्यून सिस्टम में एक और क्लास ऑफ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं MHC2 सेल्स, प्रेजेंटर सेल्स बोलते हैं। इनके ऊपर MHC1 नहीं होता, जैसे नॉर्मल ह्यूमन सेल के ऊपर MHC1 होता है ना बेटा, इनके ऊपर एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है, एंटीजन होता है, जिसको MHC2 कहते हैं। ध्यान से सुनो, प्रेजेंटर सेल्स के ऊपर, प्रेजेंटर सेल्स एक कैटेगरी है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं आगे जाके। ध्यान से सुनो, प्रेजेंटर सेल्स जिनमें डेंड्रिटिक सेल भी एक है, आगे बी लिम्फोसाइट भी एक प्रेजेंटर सेल है, ठीक है। जो प्रेजेंटर सेल्स होते हैं अब उनके पास MHC1 ना होके MHC2 है, MHC2 है, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 है। बाकी सारे नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के पास MHC1 था, है ना। MHC2 होने का फायदा ये होता है कि जब ये बैक्टीरिया को खाके बैक्टीरिया के टूटे हुए एंटीजेंस को अपने ऊपर लगाएगा ना, MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर लगाएंगे ऐसे, तो इससे क्या होता है, मैक्रोफेजेस इसके ऊपर अटैक नहीं करते। सोचो, मान लो इसके पास MHC2 ना होता और ये बैक्टीरिया को पकड़ के बैक्टीरिया के एंटीजन अपने ऊपर लगा लेता, तो मैक्रोफेज तो इसको ही खाने आ जाते कि भैया ये रहा फॉरेन एंटीजन। मैक्रोफेज के पास दिमाग थोड़े पे है, वो तो बस ये देख रहा है कि फॉरेन एंटीजन कहाँ है। जैसे ही इसने फॉरेन एंटीजन अपने ऊपर लगाया, ये इसको खाने आ जाएगा। तो ये नहीं खा रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास MHC2 मॉलिक्यूल है। MHC2 मॉलिक्यूल से क्या होता है, अगर आप फॉरेन एंटीजन अपने ऊपर लगा भी लेते हो तो आप खाए नहीं जाते हो। अब इस तरीके से करके डेंड्रिटिक सेल यहाँ से चला जाता है। मैक्रोफेज कहते हैं प्रभु बात तो सुनो, प्रभु हम हार रहे हैं। तो डेंड्रिटिक सेल कहता है वेट बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ही हेल्प लेने जा रहा हूँ। तो डेंड्रिटिक सेल आगे जाके लिम्फ नोड में पहुंचता है। मान लो ये लिम्फ नोड है, दिस इज लिम्फ नोड। एक दिन लगता है इसको पूरा लिम्फ नोड पहुंचने में, ठीक है। लिम्फ नोड में पहुंचता है, ये रहा डेंड्रिटिक सेल। आगे डेंड्रिटिक सेल बैक्टीरियल एंटीजन को अपने ऊपर लगा के आ गया, ठीक है, लिम्फ नोड में चला गया। तो लिम्फ नोड में जाके इसने कहा टी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट पड़े हुए हैं, ठीक है। इसने कहा, इसने प्रेजेंट किया, इसका नाम तो भी प्रेजेंटर सेल है। इसने प्रेजेंट किया कि ये देखो मैं ये बैक्टीरियल एंटीजन लेके आया हूँ, क्या तुम में से कोई इसके अगेंस्ट अटैक कर सकता है? क्या तुम में से कोई इसके अगेंस्ट लड़ाई कर सकता है? अब देखो बेटा, यहाँ पे हजारों करोड़ों टी लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं, बट सभी लिम्फोसाइट इस एंटीजन के लिए, ये बैक्टीरियल एंटीजन है, इस बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ कोई एक आधा ही लिम्फोसाइट है जो इस बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है। मतलब हर बैक्टीरियल एंटीजन पे अटैक करने के लिए एक अलग प्रकार का टी लिम्फोसाइट है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट 2 बिलियन से भी ज़्यादा फॉरेन एंटीजन्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स ऐसे फॉरेन एंटीजन्स को पहचान सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टी लिम्फोसाइट बैठे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टी लिम्फोसाइट सो रहे होते हैं बेसिकली। टी लिम्फोसाइट समझ रहे हो? दीज आर टी सेल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, टी सेल्स लिख रही हूँ, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये एक एक को जाके प्रेजेंट करता है कि देखो ये बैक्टीरिया आया है इस एंटीजन के साथ, क्या तुम इस पर अटैक कर सकते हो? ये कहता है नहीं, मैं इस एंटीजन को नहीं पहचान सकता। फिर अगले के पास जाता है, प्लीज़ देखो मैं ये एंटीजन लेके आया हूँ बैक्टीरिया का, क्या तुम इसके ऊपर अटैक कर सकते हो? नहीं, इस एंटीजन को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो सारे टी लिम्फोसाइट्स इस एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, लेकिन एक होगा जो इसको मतलब कि रिकॉग्नाइज कर जाएगा। और जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करेगा, तुम तनाना तुम तनाना तुम तनाना तुम तनाना, hell will break loose. This T lymphocytes will make copies of itself immediately, क्योंकि इसको पता चल गया है कि जिस चीज़ के लिए मेरा जन्म हुआ था आज वो घड़ी आ गई है। एक ऐसा एंटीजन आ चुका है बॉडी में जिस पे अटैक करने के लिए मुझे बनाया गया है, और यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। इस एक टी लिम्फोसाइट्स की मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरीज हैं, जो टी लिम्फोसाइट जनरेट होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ टी लिम्फोसाइट्स जो जनरेट होंगे उनको हम बोलेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स,
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये बहुत ही खतरनाक है, इनके ऊपर कैप लगा देते हैं ना। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये जाके खतरनाक बैटल करने के लिए तैयार है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ टी लिम्फोसाइट्स होंगे जिनको हम बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। ये बूढ़े बूढ़े से होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। देन यहाँ पे एक टी सेल होंगे, इनको बोलते हैं हेल्पर टी सेल। क्या बोल रही हूं मैं, जो ये यहाँ पे टी सेल बने थे ना, कहाँ गया ये, जो यहाँ पे टी सेल बने थे ना, एकदम से इसने पहचाना था, ये वाले ने पहचाना था इसको कि हाँ इस एंटीजन को तो मैं पहचानता हूँ, मैं मार डालूंगा इस बैक्टीरिया को, तो यहाँ पे बहुत सारे टी सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाएंगे, कुछ हेल्पर टी सेल्स बन जाएंगे, कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन जाएंगे। अब ये क्या करते हैं ये मैं तुम्हें आगे जाके सिखाऊंगी, लेकिन हेल्पर टी क्या करता है ये मैं तुम्हें अभी सिखा दूंगी। इनमें से जो हेल्पर टी सेल होगा वो जाएगा आगे फ्रंट में। मान लो ये एक हेल्पर टी है, सपोज दिस इज वन हेल्पर टी सेल, ये जाएगा बी लिम्फोसाइट्स को ढूंढने। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट पड़ेगा, बी लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं यहाँ पे। ये कौन है, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं। तो ये हेल्पर टी कहेगा देखो एक एंटीजन ने अटैक किया है। अब देखो इसके ऊपर भी ये एंटीजन, ये स्पेसिफिक एंटीजन को मारने के लिए है कि एक एंटीजन ने अटैक किया, क्या तुम उस एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हो? नहीं, मैं इसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता। क्या तुम इस एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हो? नहीं। लेकिन एक है जो अटैक करेगा इस एंटीजन के अगेंस्ट, और जैसे ही इसको पता चलेगा कि उसका फेवरेट एंटीजन बॉडी में आ चुका है, ये भी क्रेज हो जाएगा, तुम तनाना, और यहाँ पे बहुत सारे बी लिम्फोसाइट्स बना देगा, बहुत सारे बी लिम्फोसाइट बना देगा। तो हेल्पर टी का यही काम होता है कि वो बी लिम्फोसाइट को जाके जगाता है। अब बी लिम्फोसाइट कितने प्रकार के बनते हैं वो आगे देखो, बी लिम्फोसाइट कितने प्रकार के बनते हैं। बी लिम्फोसाइट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुस्से वाला सेल, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा सेल, और एक सेल होता है वही बूढ़ा सा मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल क्या बोला मैंने अभी तक, एक बार रिकैप कर दूं जो मैंने बोला है, ठीक है। लेट्स रिकैप, अभी तक हमने क्या सीखा है, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ये जानने के लिए कि ये बैटल खत्म कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार बैटल का रिकैप कर लें। पहले बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया पे सेलुलर बैरियर, इनेट इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर ने रोकने की कोशिश करी, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, पर मान लो वो नहीं रोक पाए, तो अब बात जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक। मीनवाइल बैक्टीरिया ग्रो करता करता ह्यूमन सेल्स के अंदर भी पहुंच चुका है, ये ह्यूमन सेल्स भी बीमार हो चुके हैं, ठीक है। बात गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक बात लेकर कौन जाएगा, एक सेल होता है जो डेंड्रिटिक सेल कहलाता है, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम कहलाता है। डेंड्रिटिक सेल इन बैक्टीरिया के टुकड़ों को अपने ऊपर सजा के लेके जाता है लिम्फ नोड में, ताकि वो एप्रोप्रिएट टी और बी लिम्फोसाइट्स को जगा सके। तो ये मूव करता है चिक 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 लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में जाके ये प्रेजेंट करता है अपने एंटीजन को। किसी टी लिम्फोसाइट पे फर्क नहीं पड़ता, परंतु कुछ टी लिम्फोसाइट्स पे फर्क पड़ता है, उनकी आंखें खुल जाती है कि हाँ ये एंटीजन को तो हम पहचानते हैं, और वो फिर रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। 3 प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। इनमें से हेल्पर टी सेल्स जाके बी सेल्स को जगाता है, और बी सेल्स आगे रैपिडली मल्टीप्लाई करके 2 प्रकार के बी सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। अब हमारी आर्मी तैयार है। हमारी आर्मी के मेंबर कौन कौन से हैं, ये हमारी आर्मी तैयार है। अब उस बैक्टीरिया का सर्वनाश करने के लिए आर्मी में है साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल प्लस प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। क्या तुम अल्टीमेट लड़ाई के लिए तैयार हो?
आर यू रेडी फॉर द अल्टीमेट फाइट? बोलिए। क्लास चल रही है बच्चों। बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोस लाइक होती है, क्योंकि और ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाती है बेटा, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक ईजी और आसान तरीका हो जाता है सीखने का। बोलो, यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक सब समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो शुरू करते हैं। अब मौका आ गया है अल्टीमेट फाइट का, ठीक है। सो पहले तो यहाँ देख लेते हैं ये किसको फाइट करेगा। देखो बेटा, मेमोरी सेल्स कभी भी फाइट नहीं करते, दे नेवर फाइट, दे जस्ट प्रिजर्व अ मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर। ये याद रखते हैं, ठीक है, इस लड़ाई के बारे में, इस जंग के बारे में। और अगली बार जब यही बैक्टीरिया दोबारा अटैक करने आएगा ना, तो ये मेमोरी बी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे कि ये तो वही बैक्टीरिया है जो 4 साल पहले अटैक करने आया था, और एकदम से ये मेमोरी बी सेल्स उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उस बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलेगा कब उसकी मौत हो गई। इसीलिए आप चिकन पॉक्स में पहली बार बीमार होते हो, परंतु दूसरी बार बीमार नहीं होते, क्योंकि दूसरी बार आपके पास मेमोरी बी सेल्स बन चुके होते हैं, और ये अगली बार अगर ये बैक्टीरिया आए तो उसको छोड़ते नहीं हैं। यही वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। अब हम वैक्सीन कैसे लगाते हैं? पोलियो की वैक्सीन, फलाने की वैक्सीन कैसे लगाते हैं? वैक्सीन लगाने का मतलब ये होता है कि हमें मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करें, तो चाहे वो मेमोरी टी सेल्स हो, चाहे वो मेमोरी बी सेल हो। सिमिलरली मेमोरी बी सेल विल आल्सो नेवर फाइट, नेवर फाइट्स। ये सिर्फ अगली बार अगर अटैक होगा उसके लिए बचते हैं, और उनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, तभी तो ये दाढ़ी मूंछ वाले हैं, बहुत लंबी लंबी लाइफ है, सालों साल जिंदा रहते हैं ये, तभी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। कई बार बच्चे जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे तुमने देखा अमीर बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, थोड़े से बाहर जाते हैं बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं बाहर का चाट पकौड़ा खा लिया बीमार हो गए। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में ऐसे होंगे जिनका पेट ही खराब हो रहता है हमेशा, नहीं यार मैं बाहर से नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उनकी इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं हुई है, ना उनके आसपास कभी बैक्टीरिया आए। जो बच्चे धूल में खेलते हैं उनके मुंह में बैक्टीरिया जाते रहते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तभी तुमने देखा गरीब के बच्चे को देखा कभी कभी बीमार नहीं होता, ऐसे गंदे इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, बीमारी नहीं होते। क्यों? उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो चुकी है, बार बार बैक्टीरिया जाता रहता है मुंह में, बार बार मेमोरी बी सेल टी सेल बनते रहते हैं और वो बीमार नहीं होते। और जितने साफ, ज़्यादा ही कुछ साफ सुथरे रहने वाले बच्चे हैं, मिट्टी में नहीं खेला कभी, धूल मिट्टी में नहीं गए, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब इसका क्या काम है? साइटोटॉक्सिक टी सेल का। साइटोटॉक्सिक टी सेल, तुमने कभी महाभारत की स्टोरी सुनी है जहाँ पे अर्जुन अपने ही भाइयों के सामने खड़ा हो गया था लड़ाई के लिए, ठीक है, खुद पांडवों ने कौरवों को मार डाला और दोनों भाई भाई थे। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इस वक्त वही फेस कर रहा है, क्योंकि इसको इट हैज टू किल डिजीज्ड ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल को ही मारना पड़ेगा इसे, अपने ही भाइयों को मारना पड़ेगा जिनके अंदर बैक्टीरिया घुस चुका है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ब्लड स्ट्रीम में कूदा, लिम्फोसाइट में, अभी तो लिम्फ नोड में था, ब्लड में कूदा और अपने बैटल वाली जगह पे पहुंच गया, जहाँ पे लड़ाई चल रही थी वहाँ पे पहुंच गया। और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ने देखा, ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, ये रखो, दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसने कहा क्या तुम बीमार हो? अब ये सेल बेचारे, इनको पता है कि ये बीमार है, और इन सेल्स को पता है मेरे अंदर बैक्टीरिया पनप रहा है, और ये तो मरना ही चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं बेटा अगर मैंने अपने आप को नहीं मारा ना तो मेरे अंदर से बैक्टीरिया और ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये भी इस बैक्टीरिया को तोड़ के इसके एंटीजन अपने ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन इनके पास MHC1 है, तो ये नहीं बचेंगे। जैसे इसने तोड़ के लगाया तो इसको किसी ने नहीं मारा क्योंकि इसके पास MHC2 था, लेकिन जब ये तोड़ के लगाएगा तो ये नहीं बचेगा,
ठीक है, क्योंकि इसके पास MHC1 है और टी सेल इसके ऊपर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है और ये मार दिए जाते हैं, दे आर डेड। दे डाई, ठीक है। सो जो ह्यूमन सेल्स बीमार हो चुके हैं उनको मारने का जिम्मा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का होता है। It is the ultimate battle where human cell is going to fight human cell. Your own cell is going to kill your own cell because it is diseased. Similarly, this cell will be dead. ठीक है, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल इसे मार देगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल का समझ में आ गया पर्पस क्या है। अब क्या है इनका, अब इनका क्या करें, ये जो ब्लड में घूम रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे मैक्रोफेजेस मर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स मर रहे हैं, अब इनके लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सहायता तो भेजनी पड़ेगी। तो इनके लिए जो सहायता भेजता है वो है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को गुस्सा आता है, तुम तना एंड प्लाज्मा सेल स्टार्ट्स टू रिलीज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स। एक मिनट में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड वाई शेप के प्रोटीन्स ये रिलीज करता है इस तरीके से। These proteins are there to damage that bacteria. इन प्रोटीन्स को बोलते हैं antibodies. Now please understand that these antibodies are also proteins and they are generated in response to those antigens. बैक्टीरिया के एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज रिलीज हुई हैं। सो दीज एंटीबॉडीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट एंटीजन और ये ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड में लिम्फ में कूद कूद के, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे, ब्लड में घुस जाएंगे, ठीक है, और ब्लड के थ्रू वहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँच जाएंगे, साइट टू दी साइट ऑफ इन्फेक्शन। देखो मेरे बच्चों, क्योंकि ये बॉडी ह्यूमर्स में घूमते हैं, बॉडी ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। सो ब्लड इज अ बॉडी ह्यूमर, लिम्फ इज अ बॉडी ह्यूमर, इसीलिए जो प्लाज्मा सेल से भी इम्यूनिटी में पढ़ाऊंगी उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू वहाँ पे पहुंचेंगे अटैक करने। अभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ाऊंगी क्या होती है, ठीक है। और जो ये इम्यूनिटी देता है साइटोटॉक्सिक टी सेल ने जो ह्यूमन सेल को मारा है, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI। आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुनी है अभी। साइटोटॉक्सिक टी सेल गिव यू अ इम्यूनिटी कॉल्ड CMI एंड प्लाज्मा सेल थ्रू एंटीबॉडीज गिव यू अ इम्यूनिटी कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिकॉज एंटीबॉडीज ट्रैवल थ्रू बॉडी ह्यूमर्स। एंटीबॉडीज ट्रैवल थ्रू बॉडी ह्यूमर्स टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब एंटीबॉडीज का काम क्या है, आओ देख लेते हैं। लाओ बैटलफील्ड यही बना ले। अब देखो, अब हो रही लड़ाई खत्म। अब एंटीबॉडीज हमें हमारी रक्षा करेंगी। ये बैक्टीरिया है, खुश हो रहे हैं कि हम तो बैटल जीत जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जीत पाएंगे बेटा। अब अल्टीमेट हथियार आ चुका है हमारे पास, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज ब्लड में से चलती हुई आएंगी, वहां से इनके पास पहुंचेंगी और एंटीबॉडीज इनके एंटीजन से बाइंड कर जाएंगी इस तरीके से। इनके ऊपर एंटीजन है ना, तो ये इनके एंटीजन से बाइंड कर जाएंगी ऐसे और इन्हें होल्ड कर लेंगे और कहीं जाने नहीं देंगे, इन्हें होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि उनको पकड़ लिया गया, इसकी पूंछ पकड़ ली बैक्टीरिया की इसने, है ना। सो एंटीबॉडीज बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन द बैक्टीरिया। अब ये मैक्रोफेज को सिग्नल करेंगी। अब मैक्रोफेज का काम आसान हो गया। देखो, अगर इसको पकड़ लिया जाएगा तो मैक्रोफेज का काम आसान हो गया। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल का काम आसान हो गया। ये मैक्रोफेज है। अभी तक मैक्रोफेज की ऐसी तैसी इसलिए हो रही थी क्योंकि बैक्टीरिया भाग जाते थे जहाँ पे मैक्रोफेज आता था। अब मैक्रोफेज को इनको खाने के लिए बहुत आसान है, तो मैक्रोफेज विल गो एंड स्टार्ट टू ईट दीज बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे शोले में ठाकुर के हाथ बांध दिए थे ना कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, वैसे बैक्टीरिया को बांध दिया है
और अब हम जीतने लग जाएंगे बैटल, क्योंकि बैक्टीरिया को इमोबिलाइज कर दिया है एंटीबॉडीज ने। एंटीबॉडीज के एक्चुअली 3 पर्पस होते हैं। एंटीबॉडीज एक्चुअली डू 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, सेकेंड इज कॉल्ड ऑक्सोनाइजेशन, थर्ड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। 3 काम करती हैं आपकी एंटीबॉडीज। पहला एग्लूटिनेशन होता है बैक्टीरिया को इमोबिलाइज करना, इमोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। सो उससे बैक्टीरिया फर्दर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑक्सोनाइजेशन, ऑक्सोनाइजेशन होता है मैक्रोफेज के लिए एक रेड फ्लैग का काम करती है कि मैं यहाँ पे हूँ, आ जाओ, बैक्टीरिया पकड़ा हुआ है, खा लो। तो मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करने का काम करती है, अट्रैक्ट्स मैक्रोफेजेस। ठीक है। देन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया, ताकि बीमारी ना कॉज कर सके। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, इन छोटे 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 प्रोटीन्स की हेल्प से, हाँ जी, इन छोटे छोटे निन्नू निन्नू प्रोटीन्स की हेल्प से अल्टीमेटली बैटल हमारी तरफ झुकने लगता है और हम जीतने लगते हैं। दिस इम्यूनिटी which you get with antibodies, with the help of antibodies, is called a humoral immunity. This immunity which you get with the help of antibodies is called the humoral immunity. The immunity which you get with the help of T lymphocytes, T lymphocyte ने अपने ही सेल्स को मार दिया था जो बीमार हो गए थे, that is called cell mediated immunity. That is called cell mediated immunity. Am I clear? अब देखो प्लाज्मा सेल की भी ऐसी तैसी होने लगी है, क्योंकि प्लाज्मा सेल का बहुत ज्यादा जोर लगता है एंटीबॉडीज, तो प्लाज्मा सेल मरने वाला है, यहाँ पे थक के मरने वाला है। लेकिन कौन नहीं मरने देता इसे? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल इसके ऊपर केमिकल्स रिलीज करता रहेगा और इसे कहता रहेगा अभी मत मरो, अभी मत मरो, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है जी। देन हेल्पर टी सेल्स और किसको बोलेगा? जब यहाँ पे अटैक यहाँ पे कौन है इधर, हाँ, मैक्रोफेजेस बहुत ज्यादा थक रहे हैं, मरना चाहते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स थक रहे हैं, मरना चाहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स ये ना यहाँ पे, इनको इंकरेजमेंट देने भी पहुंच जाता है टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट। सो ये हेल्पर टी है, ठीक है, स्माइल हेल्पर टी है। ये इनको भी केमिकल्स रिलीज करेगा, इसको भी केमिकल रिलीज करेगा, इंकरेजमेंट देगा इनको कि अभी मत मरो, लड़ाई करनी है अभी। ठीक है, इसीलिए हेल्पर टी इतना इंपॉर्टेंट सेल है। और एड्स में क्या होता है? एड्स का जो वायरस है वो आपके हेल्पर टी को मार देता है। आपको कभी सोचा होगा आपने एड्स इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि बेटा वो आपके हेल्पर टी पे और मैक्रोफेज पर अटैक करता है। हेल्पर टी तो जान है सबकी, हेल्पर टी से ही बी सेल्स जाग रहे हैं, हेल्पर टी बी सेल्स को मरने से मना कर रहा है, हेल्पर टी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को मरने से मना कर रहा है, और हेल्पर टी को ही वो मार देते हैं। दैट इज वाई इट कॉजेज इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, आपकी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। समझ में है? देन जब हम लड़ाई जीत गए, अब तुम्हें क्या लगता है ये सारे मिलके जश्न मनाएंगे? मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब मिलकर जश्न मनाएंगे? नहीं बेटा, इनमें से ज़्यादातर सुसाइड कर लेंगे। न्यूट्रोफिल्स इतने ज़्यादा खतरनाक और हिंसक सेल्स हैं कि बॉडी को डर होता है कि न्यूट्रोफिल्स अपने ही सेल्स को अटैक ना करने लग जाए, इतने ज़्यादा एक्साइटेड सेल्स होते हैं वो। सो न्यूट्रोफिल्स 3 to 5 डेज के अंदर अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोफेजेस भी अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं। सो रिप आवर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिन्होंने पहले हमारे लिए लड़ाई जीती और फिर बाद में खुद ही स्वर्ग सिधार गए।
सोचो हर टाइम आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए इतनी ही बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं, समझ रहे हो। देन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी, चलो ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली बात बताते हो, पहले बात इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखो बायो को समझना इतना ही आसान है जितना आसानी से तुमने ये टॉपिक समझा है, ठीक है, बायो को समझना उतना ही आसान है। अगर तुम इसी तरीके से बायोलॉजी पूरा पढ़ना चाहते हो, तुम्हें लगता है बायोलॉजी मुझे ऐसे इम्प्रूव करनी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी प्लस पर बहुत धांसू टीचर्स बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए। कोड डालिएगा ऋतु RIT, जिससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। बस आज का लास्ट टॉपिक है ये। देखो बेटा, कभी कभी किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उसे किसी और की किडनी निकाल के लगानी पड़ती है ना, दोनों किडनीज अगर खराब हो जाए तो इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ऑर्गन ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन ग्राफ्टिंग की दिक्कत ये है कि बेटा ये जो किडनी है जो किसी और के सेल से बनी है, मान लो मुझे किसी की किडनी दी जाए, मान लो मुझे किसी अमित नाम के लड़के की किडनी दी गई है, लेकिन इस किडनी पे तो अमित के ही एंटीजन है ना, MHC1 किसके हैं? अमित के हैं। तो मेरी बॉडी तो अटैक मारेगी इसके ऊपर, ये समझेगी ये वो ह्यूमन सेल हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके MHC1 हमसे नहीं मिलते, तो इस पे कौन अटैक मारेगा? क्वेश्चन ये आता है। तो बेटा जी क्योंकि ये ह्यूमन सेल है, इनके ऊपर MHC1 तो है ही ना, लेकिन ये दूसरे MHC1 के लिए है, तो इनके ऊपर हमेशा T लिम्फोसाइट अटैक मारता है। ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये ह्यूमन सेल हैं, इसलिए ह्यूमन सेल्स को मारने के लिए तो T लिम्फोसाइट ही आएगा। सो क्वेश्चन ये आता है विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो आप कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आ गया? देन आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप दो प्रकार का रिस्पॉन्स समझ गए हैं, मैं समझा देती हूँ। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो तुम समझ गए। एक मिनट जरा पानी पी लेना। बेटा वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे मैंने ह्यूमन हेल्थ शुरू किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को मज़ा तो बहुत आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, ठीक है, और आप और किस किस चीज़ की स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझसे, ठीक है। बायोलॉजी को फैला दो बेटा दुनिया में, बायोलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, पूरे इंडिया में फैला दो। वीडियोस को फैलाओ, अपने ग्रुप्स में डालो, बच्चे देखेंगे, मज़े करेंगे, समझ में आएगा उनको कुछ, ठीक है। सुनो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो प्रकार का रिस्पॉन्स बताया हुआ है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। या अनैम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। मेरे बात सुनिए, जब पहली बार माइक्रोब घुसा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। When pathogen comes for the first time, comes for
हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, बस ख़त्म करते हैं। आवाज़ आ रही है, आ गया, आवाज़ आ गया। हाँ जी। दिख रहा है बच्चों? अभी सही है सब? हाँ अभी सही है, अभी सही है, ठीक है ठीक है। चलो बस लास्ट बात खत्म करते हैं, लास्ट बात खत्म करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। सुनो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या अनैम्निस्टिक रिस्पॉन्स ये है जब माइक्रोब एक बार आ चुका है और फिर दोबारा से घुसने की कोशिश करेगा। व्हेन माइक्रोब एंटर्स द सेकेंड टाइम, तो बेटा अगर माइक्रोब सेकेंड टाइम एंटर करेगा, अगर माइक्रोब सेकेंड टाइम एंटर करेगा तो सोचो कौन इसके लिए वेट कर रहा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देने के लिए कौन वेट कर रहा है? मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स आर वेटिंग। तो ये जो रिस्पॉन्स देंगे बेटा, ये बहुत ही फास्ट देंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे, तो माइक्रोब की कोई औकात नहीं रहेगी इसके आगे। सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप दूसरी बार बीमार नहीं पड़ पाते हो। ठीक है, मतलब कुछ बीमारियों में तो पड़ जाते हो, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ एक बार होती है और दूसरी बार नहीं होती। वो इसलिए होती है क्योंकि मेमोरी बी और मेमोरी टी आपका वेट ही कर रहे हैं बेटा कि आके दिखाओ दोबारा से, फिर देख लेना तो हम तुम्हारे साथ करते क्या हैं। ठीक है जी। सो ये बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आई होप आपको इम्यूनिटी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। अगर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो प्लस पे आ जाओ ऋतु कोड डाल के। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।